हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनसिटी। साइंस इनबॉक्स के इस नोट में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, कूलाम्स लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसको पढ़ते वक्त हमारे माइंड में बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कूलाम्स लॉ, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से एक दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उनकी डायरेक्शंस क्या है, इन्हीं सब के बारे में हमें बताता है कूलाम्स लॉ। तो जैसा कूलाम्स लॉ के बारे में आप पढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई है वो हमने बोर्ड पे भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो कूलाम्स लॉ की जब पहली ही लाइन हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमारे माइंड में बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन जनरेट हो जाता है। तो पहली लाइन क्या है? कूलाम्स लॉ किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक, पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में नहीं लगता है। यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं लिखा गया है ना कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, ये आवेशों के बीच में नहीं लगता, चार्जेस के बीच में नहीं लगता। ये कहाँ पे लगता है? तब कहाँ पे लगता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स है ये चार्जेस पर लगता है। Q2 के कारण से Q1 पे लगेगा, Q1 के कारण से Q2 पे लगता है, ये कभी बीच में नहीं लगता है। ठीक है। और ये क्या होता है, इन दोनों आवेशों के जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की दूरी अगर हम r मान लें तो इसकी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हमने क्या पहली लाइन में क्या कंफ्यूजन दूर कर लिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बीच में नहीं लगता है, वो इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इन दोनों पे लगता है। ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज हो, चाहे जितना ज़्यादा चार्ज हो चाहे कम चार्ज हो, वो किसी दूसरे चार्ज पे कभी फोर्स लगाता ही नहीं है। ठीक। जैसे हम ये भी पढ़ते हैं ना कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नहीं, पॉइंट चार्ज कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कभी फोर्स लगाता ही नहीं है। कोई भी पॉइंट चार्ज हो वो दूसरे पॉइंट चार्ज पे बल नहीं लगाता है। तो किस कारण से एक दूसरे पे को रिपेल करते हैं या किस कारण से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? ठीक है, वो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दोनों को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब इन पे फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? अगर इन्होंने नहीं लगाया है, इन्होंने एक दूसरे पे नहीं लगाया है, तो वो फोर्स लगाया कौन? तो वो फोर्स इन पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे के कारण से लगता है। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते समय भी हम लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। जैसे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, अपने टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, किसी चार्ज के अराउंड वह जगह जहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज ले आने पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। तो पहली बात ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि हमने एक चार्ज रख दिया, इसके आसपास जो जगह है, जो स्थान है, वो वैद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक फिजिकल एंटिटी है, भौतिक राशि है, जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी वजह से या इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से अपने चारों ओर प्रोड्यूस की जाती है, अपने चारों ओर उत्पन्न की जाती है। जैसे अगर हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, अगर मान लो +Q पॉइंट चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरह से होगा। अगर हमने मान लो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख दिया -Q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये इस तरह से प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी जगह का नाम नहीं है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसके द्वारा जो जैसे चार्ज Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है अपनी चारों ओर, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये Q2 क्यों अप्लाई करेगा, Q2 का भी अपना एक फील्ड होगा। ध्यान रखिएगा कि फील्ड स्थान नहीं है, यह क्या है, एक भौतिक राशि है जो आवेशों के द्वारा अपने चारों ओर के स्थान में उत्पन्न की जाती है ना, अपने अराउंड ये उत्पन्न करता है। तो Q2 के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, इन फील्ड्स को हम हटा दें, अगर चार्जेस के पास अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये शायद एक दूसरे को अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल कर ही नहीं पाते। मतलब इनके कारण से Q1 के कारण से Q2 पे और Q2 के कारण से Q1 पे कभी फोर्स लग ही नहीं पाता। हाँ, अगर इनके पास मासेस हैं, सफिशिएंट मास हैं, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पे फोर्स नहीं लग सकता है। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है या इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, जो इन चार्जेस के द्वारा, जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा पा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर पा रहे हैं, है ना। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि चार्जेस पे फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, चार्जेस एक दूसरे पे नहीं फोर्स अप्लाई करते। अब इसने कोई रस्सी तो बात नहीं रखी है कि खींच लेगा, है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जहां भी जाएगा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां उस चारों ओर, अपने चारों ओर वो जनरेट कर लेगा, ताकि उसी से ये पता लगाएगा कि हमारी एरिया में कोई दूसरा चार्ज आया है कि यहाँ से गया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही फील्ड की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन, दूसरे चार्जों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। ठीक है, अब जो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है, इस जैसे यहाँ पे हमने मान लो कोई पॉइंट चार्ज Q0 लेके आया, ठीक है, ये जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इन्हीं फील्ड्स की वजह से करेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पे जैसे नज़दीक जितना जाएंगे हम उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, उतना ज़्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस होगा इसको, और जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और हमें फोर्स का एक्सपीरियंस कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट के साथ खेलते हो ना, बचपन में आप खेलते थे, मैग्नेट को लेके पास ले जाते थे या दूर ले जाते थे, जिस तरह से फोर्स का एक्सपीरियंस होता था उसी तरह से ये भी है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बीच में नहीं लगता, चार्जेस के बीच में नहीं लगता। पहली बात, एक चार्ज की, दोनों चार्जों की वजह से एक दूसरे पे लगता है, इसकी वजह से इस पे लगेगा, इसकी वजह से इस पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के चारों ओर का वह स्थान नहीं है, आवेश के चारों ओर होता जरूर है लेकिन स्थान नहीं है। वो क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, फील्ड करता क्या है, किन्हीं दूसरे पॉइंट चार्जेस पे बल लगाता है, किसी दूसरे पॉइंट चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको देता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो कूलाम्स लॉ से जो कन्फ्यूजन्स रहे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित, विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो आपके पास, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हो गए होंगे। मिलते हैं हम अपने अगले नोट में, जहाँ पे हम इसी तरह के कोई मिसकॉन्सेप्ट दूर कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।